इस पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी हमारी देश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज की के दिन महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए जो ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाते हुए आज हमारी सरकार ने जो एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट देने का ऐलान और निर्णय किया है, मुझे लगता है कि नारी शक्ति के लिए और हमारी जनता के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम उन्होंने उठाने का काम किया है। और आपने कल देखा होगा कि जो उज्ज्वला स्कीम है उसको भी आगे बढ़ाने का काम कल हमारी सरकार की ओर से किया गया है। तो सही मायनों में जो हमारी माताएं, बहनें, देश की महिलाएं और हम सभी की जो एक अपेक्षा होती है कि एक सरकार हमारे रोजमर्रा के बजट को देखते हुए जो भी हमें राहत दे सकती है उसके ओर एक बहुत बड़ा कदम उठाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया। और मैं उन्हें अपनी सारी बहनों की ओर से, माताओं की ओर से, देश की महिलाओं की ओर से और सभी की ओर से, गरीब जनता की ओर से उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और धन्यवाद अर्पित करता हूं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब दो कठिन वैश्विक चुनौतियां हैं हमारे सामने, कोविड की चुनौती जिसकी वजह से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से डगमगाई, यूएस, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में तो हमने 40-40 वर्ष का सबसे हाई इन्फ्लेशन देखा, परंतु हमारे घर गृहस्थी में इसका कोई असर ना पड़े इसके लिए पहले भी 300 रुपए की एलपीजी सिलेंडर पर छूट और उसके अलावा भी जिस प्रकार से लगातार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल डीजल पर काटना और हमारी राज्य सरकारों ने उसी का अनुकरण करते हुए लगातार वैट को घटाने का काम किया ताकि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में पेट्रोल डीजल के या गैस सिलेंडर के दाम कम हो, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तो उसी के बीच पता चला कि एक और ऐसा कदम उठाया गया है, मुझे लगता है जिससे कि न केवल देश के हर एक महिला को परंतु हर एक व्यक्ति को बड़ी प्रेरणा मिलेगी कि आदरणीय सुधा मूर्ति जी को राष्ट्रपति ने अपने जो सीट्स होती है राज्यसभा की उसके लिए नॉमिनेट करने का काम भी किया है। मुझे पता है कि मेरे घर में भी मेरी कजिन सिस्टर्स, मेरी बहनें सुधा मूर्ति जी से और मैं भी उनके व्यक्तित्व से, उनके कार्यों से, उनके सामाजिक जो उनके कार्य है उससे बड़ी प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत को आपने, हमारी सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने जो स्वयं आदिवासी समाज से आने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सुंदर संदेश आज के दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नहीं दिया जा सकता था। पर यह केवल संदेश देने का काम नहीं है। वैसे संदेश तो संदेश खाली से भी आ रहा है, पर यह केवल संदेश देने का काम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा नजर गहराई से और गंभीरता से डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से उन्हें सेवा करने का अवसर 2014 से मिला है तो उन्होंने अपनी हर योजना के केंद्र में महिला को रखा है। और मैं आपको बस 1-2 मिनट में बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की सोच है। हमारे घर में लक्ष्मी आती है, बच्ची पैदा होती है, तो उस बच्ची के लिए बेटी बचाओ की योजना, उस बेटी बचाओ की योजना का आज इस प्रकार का असर पड़ा है कि पहली बार भारत में सेक्स रेशियो जो होता है वो 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। कहां तो ये नेगेटिव में हुआ करता था महिलाओं के दृष्टिकोण से, आज ये पॉजिटिव में आया है। तो ये बेटी बचाओ मतलब जैसे ही बेटी जन्म लेती है मोदी जी की योजना उसे स्पर्श करती है बेटी बचाओ से।
फिर बेटी थोड़ी सी बाल अवस्था में आती है, मतलब कि वो 2, 4, 5 साल की होने लगती है, तो उस बेटी के लिए सोचते हुए पोषण योजना, जिसमें लाखों करोड़ रुपए देकर बेटियों के, बच्चियों के न्यूट्रिशनल कोशेंट को बढ़ाने के लिए, ताकि उन्हें पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए चिंता करने का काम किया है, तो पोषण योजना ने किया। फिर बेटी थोड़ी और बड़ी हो और कई बेटियां, कई बहनें, कई बच्चियां स्कूल इसलिए नहीं जा पाती थी या स्कूल जाकर वो ड्रॉप आउट कर देती थी क्योंकि उनके स्कूल में टॉयलेट नहीं होते थे। आज हर एक स्कूल में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था हो, और इसके लिए तो हमने एक व्यापक कैंपेन जो चलाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से ही, कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर में टॉयलेट बने। तो ऐसे 10 लाख टॉयलेट स्कूल्स में बने तो हमारी बच्चियों के ड्रॉप आउट रेट ऐतिहासिक रूप से कम हुए, और खास करके मुस्लिम बच्चियां जो स्कूल जाती है, 70% का ड्रॉप आउट रेट आज 30% के ड्रॉप आउट रेट पे हुआ है। तो बच्ची जब स्कूल जाती है तो उसके लिए भी चिंता मोदी जी की सरकार करती है। फिर जैसे बच्ची थोड़ी किशोर अवस्था में आती है, मैंने जैसे जन्म लेती है, फिर बाल अवस्था, फिर मैं अब किशोर अवस्था में जा रहा हूं, बता रहा हूं। तो किशोर अवस्था में और टीनेज में पहुंचती है बच्ची, और उसको हायर एजुकेशन लेना है, स्कूल पास कर लिया, उसको अभी हायर एजुकेशन के लिए जाना है। तो कई हमारी सरकारें, राज्य सरकारें हैं जो अलग अलग लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना चलाती है, स्कूटी देती हैं उन मेधावी छात्राओं को, ताकि वो स्कूटी पे बैठ के हेलमेट लगा के 11वीं 12वीं और आगे की ग्रेजुएशन की पढ़ाई करे और एकदम निडर होकर निकले और भी शिक्षा प्राप्त करे। आपने देखा होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ही देन है, जिसमें कि आज 3.2 करोड़ अकाउंट बने हैं, और उसमें भी बच्चियों को 8.2% का इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। और ऐसी अनेकों योजना है जिसमें कि उनको लाभ मिलता है, उनके फिक्स डिपॉजिट बनते हैं, जिसको वो आगे यूज कर सकती हैं। बच्ची थोड़ी और बड़ी होती है, कुछ बच्चियां तय करती है कि मैं देश के लिए सेवा करना चाहती हूं, तो मोदी जी ने बोला कि केवल देश के लड़के ही नहीं, सीमा पर सुरक्षा बलों में परमानेंट कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस महिलाओं को भी देकर उन्होंने ये संदेश दिया कि हमारी नारी शक्ति मां दुर्गा की तरह है, जो देश की भी सुरक्षा कर सकती है। और इसीलिए आपने इस बार के रिपब्लिक डे परेड सेरेमनी को भी देखा होगा, सभी नेतृत्व करने वाली जगहों पर आपको नारी शक्ति का ही परिचय दिया। तो किशोर अवस्था से जब महिला और थोड़ी बड़ी होती है, कामकाज की उम्र में आती है, तो मोदी जी उन्हें आर्म फोर्सेस में परमानेंट कमीशन देने का भी काम करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि यदि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, स्टार्टअप शुरू करना चाहती है, तो आपके बैंक अकाउंट भी खुलवाए। 50 करोड़ जो अकाउंट इस देश में खुले, उसमें ज्यादातर अकाउंट महिलाओं के खुले। 44 करोड़ जो मुद्रा लोन योजना के तहत लोन दिए गए, छोटे छोटे 10, 15, 20 हजार के लोन, उसमें से ज्यादातर जो लाभार्थी हैं वो महिला हमारी लाभार्थी हैं, जिनको 70% लोन्स उन्हीं को मिला, जिससे कि उन्होंने अपने छोटे उद्योग को शुरू करने का और चलाने का काम किया। अब आप कल्पना कीजिए कि 44 करोड़ लोन दिए हैं, 44 करोड़ में से 4 लोन पे भी एक जॉब क्रिएट हो तो कितने जॉब्स क्रिएट किए गए हैं, और खास करके महिला वर्ग के लिए कितने जॉब्स क्रिएट किए गए हैं, ये इसका अंदाजा लगाइए। अगर महिला का निर्णय हो कि मुझे अब शादी कर लेना है, और क्योंकि आपको पता है कि कई बार पुरुष प्रधान आज भी कुछ समाज है, उसके चलते जो दबाव माता पिताओं पर आता है कि बेटी की शादी में कितना खर्च होगा, उसको भी समर्थन देने के लिए हमने अलग अलग राज्यों में, चाहे वो कन्या विवाह योजना हो, चाहे वो कन्यादान योजना हो, और उन सभी योजनाओं को किस प्रकार से माताओं बहनों ने स्वीकारा है, उसका लाभ उठाया है, उसका आपको उदाहरण उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक में दिखाई लगातार देता है। उसके बाद महिला जब गृहस्थी वाली स्टेज में आती है, अब हम चाहते हैं कि महिला के हाथ में एम्पावरमेंट हाउस होल्ड का हो, तो उसके लिए स्टैंप ड्यूटी को कई राज्यों में कम किया है महिलाओं के लिए। इसका एक डायरेक्ट असर यह पड़ा कि ज्यादातर उन राज्यों में अब जो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होती है वो महिलाओं के नाम पर होती है, मतलब महिला आज प्रॉपर्टी ओनर्स बने। और केवल यही नहीं,
जो गरीबों को हमने 3.5 करोड़ आवास दिए, उसमें से लगभग 70% आवास जो है वो महिलाओं के नाम पर ओनरशिप या को ओनरशिप है। मतलब कि देश में करोड़ों लखपति दीदी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक काम को किया। और इस प्रकार से महिलाओं को बाल अवस्था से लेकर गृहस्थी की स्टेज तक हर जगह पर एम्पावर करने का, सशक्त करने का जो कार्य किया गया है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। और फिर एक महिला जब लीडरशिप रोल लेना चाहे तो ऐसी महिलाओं को लीडरशिप रोल मिले, इसके लिए नए नए बने पार्लियामेंट में पहला अगर कानून पारित किया गया तो वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, जिसके माध्यम से आज हमारी देश की महिलाएं, हमारी देश की बहू बेटियां, बहनें, माताएं, ये सभी लोग पार्लियामेंट में बैठकर अपने अधिकार से इस देश के लिए नीतियां बनाने का काम करेंगी। तो इस प्रकार से फ्रॉम बर्थ स्टेज टू द स्टेज ऑफ a woman reaching adulthood, every stage of life of a woman, Modi's policies influence, empower and take the woman forward. ये उनकी सोच रही है। और इसी दृष्टि से आज भी जो एक राहत दी गई है, तो आप देख सकते हैं, चाहे रसोई का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, चाहे गृहस्थी का मामला हो, चाहे देश चलाने का मामला हो, देश में नारी शक्ति को किस प्रकार से प्रमुखता से जगह दी जा सके, इसकी पल पल अगर कोई चिंता और कल्पना करता है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और उसी के तहत इस कदम को उठाया गया है। और एक चीज जो हर एक महिला चाहती है और हर एक नागरिक चाहता है, सुरक्षा। सुरक्षा की दृष्टि से आज जहां पर आतंक का राज हुआ करता था, जहां पर रोमियों का राज हुआ करता था उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में, आपको पता है कि महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता था, जिस प्रकार से खुलेआम शाहजहां घूमते थे अलग अलग प्रदेशों में। हमने ऐसे मन चले शाहजहां पर नकेल कसने का काम किया है। उसका सीधा उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखता है, उसका सीधा उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में भी दिखता है। और इसीलिए देश की नारी शक्ति, देश की महिला शक्ति जब चुनाव आते हैं और जब उन्हें निर्णय करना होता है तो वो कानून व्यवस्था और न्याय को देखते हुए और किस प्रकार से सुरक्षा की स्थितियां बदली है मोदी सरकार में और मोदी सरकार के साथ साथ चलने वाली हमारी राज्य सरकारों में, उसको देखते हुए हमें वो एक सुरक्षा कवच की तरह बार बार अपना समर्थन देती है और मोदी जी को आशीर्वाद देती है, योगी जी को आशीर्वाद देती है, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को आशीर्वाद देती है। आपने देखा होगा कि केवल यही नहीं, जो दशकों पुराने कुरीतियां थी, 3 तलाक जैसी कुरीतियों को भी समाप्त करके महिलाओं को उनका असली अधिकार देना, मुस्लिम बहनों को जिनको केवल एक वोट बैंक के रूप में देखा जाता था, और वोट बैंक के रूप में भी ऐसा देखा जाता था कि कोई उनकी वेलफेयर की चिंता नहीं करता था, केवल कट्टरपंथियों के सामने वोट बैंक के नाम पर ये लोग जिस प्रकार से नतमस्तक हो जाते थे, शाहबानू का केस हो या शायरा बानू का केस हो, शाहजहां का केस हो, या आप देख सकते हैं पूरे देश में वोट बैंक के नाम पर कैसे कुंडी लगा देते हैं मुंह पर और कुछ शब्द नहीं बोल पाते जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। ऐसे अत्याचार सहने वाली महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए, हमारी मुस्लिम बहनों को मुक्ति इन चीजों से देने के लिए 3 तलाक के कानून को भी पारित करके हमने 3 तलाक जैसी कुरीति से भी उनको छुटकारा देने का काम किया। हमने जहां जहां हमारी राज्य सरकारें हैं वहां पर महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ भी पहल करने का काम किया है। अभी अभी उत्तराखंड ने भी पहला वो राज्य बना है आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, जहां पर महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार का कदम वहां के मुख्यमंत्री, हमारे बहुत ही डायनामिक चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने लिया है, और वहां पर भी समान कानून को वहां पर जो संविधानिक एक परिकल्पना थी उसको लागू करने का काम किया गया है। और आने वाले दिनों में हम अलग अलग राज्यों में जहां पर भी जनता की मांग आई है इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। असम में भी हमने देखा है कि हमारे बहुत ही
डायनामिक हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाए हैं, मुझे लगता है उसको भी आज इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। तो किसी भी राज्य सरकार को उठा के देखिए या केंद्र की सरकार की किसी योजना को उठाकर देखिए, केंद्र में उसके महिला सशक्तिकरण ही है, नारी शक्ति भी है, और उसी को हम वंदन करते हुए आज एक और कदम जो हमने उठाया है, हमारी सरकार ने उठाया है, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। परंतु आप एक चीज नोट कीजिए, एक तरफ तो देश में संदेश जा रहा है, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सशक्त कराओ, और दूसरा संदेश दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो संदेश खाली से निकल कर आ रहा है, ममता दीदी, मोदी जी तो बेटी बचाओ का कैंपेन चलाते हैं और आप शाहजहां बचाओ का कैंपेन चलाती हैं। ममता दीदी, ऐसी क्या मजबूरी है कि आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं रहा है, बल्कि यह रहा है कि तालिबानी मुझे चाहिए। जिस प्रकार से एक तालिबानी मानसिकता, एक शाहजहां वाली मानसिकता, मुगलई मानसिकता कि हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित करते हुए उनका शोषण हम करेंगे, और ऐसे लोगों को लगातार आपका सेकुलर संरक्षण प्राप्त है, और इस प्रकार का संरक्षण कि 56 दिन आप उनको गिरफ्तार नहीं करती, छुपा कर रखती, इस प्रकार का संरक्षण जब हाईकोर्ट कहता है कि सीबीआई को मामला ट्रांसफर हो, तो आप तुरंत 1 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। दिस इज अनहर्ड ऑफ। मैं समझ सकता हूं कि जो रेपिस्ट है वो चला जाए कोर्ट कि मुझे इस के खिलाफ अपील करना है, पर आपकी सरकार उस शाहजहां को बचाने के लिए अपील कर देती है, और जब कोई स्टे नहीं आता तो लगभग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए शाहजहां की कस्टडी और केस पेपर सौंपने से आप इंकार कर देती। हाई कोर्ट को फिर से हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह ऐसा कौन सा सत्य है संदेश खाली में कि वो अगर बाहर आ जाएगा तो आपकी जो पूरी की पूरी राजनीति का ढांचा है वो चरमरा जाएगा। यह ऐसा कौन सा राज है शाहजहां के पास कि एक शाहजहां को आप वैसे तो कॉस्मेटिकली अपनी पार्टी से सस्पेंड करते, एक्सपेल भी नहीं करते, सस्पेंड करके रखा है, पता नहीं कब वापस लेना पड़े। सस्पेंड करके रखते तो हैं, पर उस शाहजहां प्रवृत्ति को बचाने के लिए आप हर एक वो प्रयास करती हैं। कभी फैक्ट फाइंडिंग टीम को ना आने देना, कभी एनएचआरसी या जो विमेंस कमीशन की टीम है उसके लिए अड़चने पैदा करना, कभी हमारी सांसद या हमारे वरिष्ठ नेतागण सुकांता मजूमदार हो, वो अगर जाना चाहे तो उनको अपने लाठीचार्ज का और अग्रेशन का शिकार बनाना, कभी कोई पत्रकार उसकी कवरेज करने जाए, सत्य को बाहर लाने जाए तो पत्रकार को गिरफ्तार कर देना। परंतु शाहजहां के ऊपर कोई आंच ना है, मेरे वोट बैंक के बादशाह पर कोई आंच ना है। यह टेम्पलेट है आपकी पॉलिटिक्स का, और इंडी गठबंधन से भी सवाल बनता है। आप तो दलित लाइव्स मैटर का कैंपेन लेकर कई प्रदेशों में गए थे, आप तो महिला बचाओ, महिला सशक्तिकरण का कैंपेन लेकर कई प्रदेशों में गए थे, पर इतने दिन होने के बाद भी प्रियंका वाड्रा जी, आपके मुख से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है उन अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों बहनों के लिए जिनकी रूह कंपाने वाली वीडियोस हमने देखी है मीडिया में। क्योंकि इन सारे अत्याचारों को करने वाला व्यक्ति, उसका नाम शाहजहां। यह वही मौन स्वीकृति है आपने जो दिया है, जिसको आप अलग अलग जगहों पर कभी राज्य का गोत्र देखकर, कभी अपराधी का धर्म देखकर आप तय करते हैं कि आक्रोश किस प्रकार से प्रकट करना है। अभी झारखंड में जो दुमका में हुआ, पलामू में हुआ, उस पर भी प्रियंका वाड्रा जी आप चुप रही। बेलगावी में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया, उस पर भी प्रियंका वाड्रा जी चुप रही। और पूरे इस इंडी गठबंधन की चुप्पी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चीख चीख कर सवाल पूछती है कि संदेश खाली पर प्रियंका वाड्रा जी आप कब संदेश देंगी। इनके अधीर रंजन चौधरी जी तो जाते हैं, पर इनको कोई सीरियसली कांग्रेस पार्टी में लेता नहीं है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि इनको सीरियसली मत लीजिए, ये करते रहते हैं बातें। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जी से जो ऊपर है खड़गे जी, और उन्होंने एक चैनल के साथ संवाद करते हुए कहा था कि, और मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, कि ये जो संदेश खाली की घटनाएं हैं, ये घटनाएं होती रहती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
जब एक तरफ देश बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का संदेश देता है, तो प्रियंका वाड्रा जी, ममता दीदी, आपसे सवाल है कि आप शाहजहां बढ़ाओ, शाहजहां बचाओ क्यों करती हैं? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जवाब जरूर दीजिएगा कि आपकी सरकारों ने जिस प्रकार से मोदी जी ने हर योजना में महिला को केंद्र में रखा है, इस प्रकार से आपने 70 वर्षों में क्यों नहीं किया? और आपने केवल और केवल कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होकर हर बार महिला सशक्तिकरण का जो भी विषय होता है उसको दरकिनार किया, चाहे वो राजीव जी की सरकार हो शाहबानू के मामले में, या आज के समय पर शायरा बानू के मामले पे, या यूसीसी के मामले में। हर बार आपने केवल और केवल महिलाओं को कॉस्मेटिकली तो बहुत सारे वादे किए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं के, परंतु आपने कभी भी उनके साथ खड़े होकर उनकी आवाज बनने का काम नहीं किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार जब हुए, तब उन बलात्कारों को सही ठहराने वाले शांति धारीवाल को, जिसने कहा था लड़की का रेप होगा क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, ऐसे शांति धारीवाल को भी सोनिया जी ने बुलाकर रिवॉर्ड करते हुए टिकट दिया। सोचिए इस बात को। तो आज इस प्रमुख मुद्दे के बाद मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एक अभी दिल्ली में लॉन्चिंग की गई है, एक नया कैंपेन लॉन्च हुआ है। स्लोगन भी बड़ा अजब गजब वाला स्लोगन दिया है, संसद में भी केजरीवाल तब दिल्ली होगी खुशहाल। अब बताइए, दिल्ली की जनता कह रही है, और दिल्ली की जनता की तरफ से इस नए नए कैंपेन पर पुराना एक स्लोगन आया है, दिल्ली को करके बेहाल, बनाकर मनीष सिसोदिया को मालामाल। किधर भागते हो केजरीवाल? तो ये मेरी ओर से औपचारिक सुझाव है कि अपने कैंपेन स्लोगन को चेंज करके दिल्ली के द्वारा दिए गए इस कैंपेन स्लोगन को जरूर अपना लिया जाए। क्योंकि केजरीवाल जी 2014 से देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार का प्रतिसाद आपको लोकसभा के चुनाव में दिया है, संभवतः 2014 और 19 में आप नोटा पार नहीं कर पाए हो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखा जाए। अब पिछले भी बार जब चुनाव में गए थे तो वहां पर भी 204 सीट में से 204 सीट पर इनकी डिपॉजिट जब्त हुई है। ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो हर जगह जाती है तो 95 to 99% डिपॉजिट जब्त कराकर ही आती है, इलेक्शन कमीशन के खाते में कुछ ना कुछ योगदान देकर ही आती है। परंतु गंभीर सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जी, आज जनता और संभवतः कोर्ट्स भी आपसे पूछ रहे हैं कि किधर है केजरीवाल, क्यों जवाब नहीं देते हैं कि कैसे किया शराब घोटालेबाजों को मालामाल। अभी अभी कोर्ट में एक डेवलपमेंट हुई है, 1-2 दिन पहले। कानून अपना काम करेगा, परंतु कोर्ट भी कह रहा है कि अब ये बहानेबाजी और विक्टिमहुड कार्ड नहीं चलेगा, आपको कोर्ट के सामने फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो मिस्टर केजरीवाल जी बताइए कि जिस केजरीवाल ने अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर राजनीति में आने का काम किया था, उस समय पर आप बोलते थे कि हम कोई जांच के लिए नहीं रुकेंगे, पहले इस्तीफा फिर जांच। आज जब जांच के आदेश आ गए, कोर्ट आपको राहत नहीं दे रहा। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया से लेकर आपके विजय नायर 1-1 वर्ष तक जेल में है। कोर्ट कह रहा है कि आपने शराब घोटाला किया है, 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, राहत समन्स में भी नहीं मिल रही है और कोर्ट कह रही है फिजिकली प्रेजेंट होना है। तब आप 8-8 समन्स को स्किप करने के बाद इस प्रकार से विक्टिमहुड कार्ड और इस प्रकार से बहानेबाजी करते हैं। पहले तो आप बताइए कि आप जांच में कब शामिल होंगे और जांच में शामिल होने से क्यों कतराते हैं? अगर आपने कुछ किया नहीं है तो जांच में शामिल होइए। और जो शराब घोटाले के जो सवाल है, जो इस मंच से भी और जो कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए थे कि कैसे आपने शराब घोटालेबाजों को लगातार मुनाफा पहुंचाया कोविड काल में, कैसे आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आने दिया, कैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया, कैसे आपने होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, कैसे आपने 2.5% से 12% कमीशन किया, इसका स्पेसिफिक जवाब देने के बदले आपने केवल और केवल
कभी विक्टिमहुड कार्ड और कभी बहानेबाजी की है। पर आज क्योंकि आप कह रहे थे, मैंने देखा उनका कि मैं घर घर जाऊंगा और दिल्ली वासियों से उनके हाथ पैर जोड़कर कहूंगा वोट दे दीजिए। क्या आपने दिल्ली वासियों से पूछा था हर मोहल्ले में 2-2 3-3 ठेके खोलने से पहले? क्या आपने दिल्ली वासियों से पूछा था दवा से लेकर दारू में भ्रष्टाचार करने से पहले? क्या आपने दिल्ली वासियों से पूछा था कि चाहे शिक्षा हो चाहे लैब टेस्ट हो हर जगह घोटाला करेंगे? और क्या आपने उनसे पूछा था कि जिनकी बच्चों की कसम खाकर आपने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं लालू प्रसाद को जेल भेजूंगा, मैं सोनिया गांधी जी को जेल भेजूंगा, आज उन्हीं के साथ आप लोग साथ होकर भ्रष्टाचार के ऊपर बातें करते हैं? तो बताइए मिस्टर केजरीवाल कि क्या आपने जो सियासी यूटर्न और सियासी धर्मांतरण किया है पिछले कुछ वर्षों में, दिल्ली की जनता को जाकर इसके बारे में भी समझाने का कार्य जरूर करिएगा मिस्टर केजरीवाल। और जो स्लोगन मैंने आपको दिया है वो स्लोगन जरूर अपना लेना, क्योंकि अब की बार नो नटवरलाल, दिल्ली की जनता ने तय कर दिया है कि अब की बार नो नटवरलाल। और नो नटवरलाल केवल 24 का नहीं, आने वाले चुनावों का भी संदेश है। जिन लोगों ने नटवरलाल की तरह भ्रष्टाचार किया है और जिन लोगों ने झूठ बोला है, उनको आज करारा सबक सिखाने का काम दिल्ली की जनता अवश्य करेगी। इसके अतिरिक्त आपके कोई सवाल हो तो जरूर आप मुझ पे दागिएगा, एक एक करके। और क्योंकि महिलाओं का दिवस है तो मैं यतेंद्र जी आपको कहूंगा कि मैं हमारी बहन प्रज्ञा से सवाल लूंगा। जी। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत विवेक के साथ अपना मत जो है वो देती है। 14 में उन्होंने जिस प्रकार से मत दिया, 14 और 19 के बीच में जिस प्रकार का नकारात्मक भरा, व्यक्तिगत हमलों से भरा और भारत की अस्मिता को एक प्रकार से हमला करने वाला कैंपेन रहा, उसको देखते हुए देश की जनता ने विवेकपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी और ऐसी पार्टियों का जमकर राजनीतिक सफाया कर दिया था। परंतु आपको शायद पता होगा कि कभी कभी डीप क्लीनिंग में समय लगता है, कुछ कोने छूट ही जाते हैं जहां पे अच्छे से सफाई करना बाकी रह ही जाता है। तो जैसे मैं अपनी मां को देखता था ईद और दिवाली से पहले, वो कभी कभी तय करती थी कि अब इस कमरे में भी जहां पर भी थोड़ी बहुत मिट्टी मैल बाकी है, इसको भी ठीक से साफ करना है। मुझे लगता है कि मेरी मां जिस विवेक से उस समय पर घर की सफाई करती थी, देश की महिलाएं, संदेश खाली में जो हो रहा है, जे देश की महिलाएं और देश के लोग जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत हमलों से बार बार लगातार उन्हें देश के लिए काम करने के लिए गालियां दी जा रही है। आज जब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो कुछ लोग देश के खिलाफ जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बोलने से नहीं कतराते, ऐसे लोगों की राजनीतिक सफाई का बेड़ा उठाने का काम देश की जनता 24 में निश्चित रूप से करेगी। और मुझे लगता है कि कुछ सफाई करने का काम तो ये दोनों लोग, ये पूरा गठबंधन अपने बीच में ही कर रहा है। जो कुछ सफाई करनी है एक दूसरे की, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में कोई किसी की सफाई में लगा है, पंजाब में तो एक थी कांग्रेस कहकर कोई किसी की सफाई में लगा है, केरल में वायनाड में किसी की सफाई में कोई लगे हुए हैं, महाराष्ट्र में आप जीरो से शुरू होंगे ये कहकर महाराष्ट्र में कुछ लोग सफाई में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता के अलावा यदि इंडी गठबंधन के साथी, आज जम्मू कश्मीर से भी इसी प्रकार की एक आवाज आई है, अगर एक दूसरे की सफाई करने में वो लोग भी लगे हुए हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा है। देश में ऐसी डायनेस्टी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण करने वाली जो भी बची कुची जो फोर्सेस है, उनकी सफाई का काम देश की जनता या ये लोग एक दूसरे के लिए कर ही रहे।
देखिए, एम फॉर मोदी के लिए सबसे बड़ा आजकल डिजिटल भारत के माध्यम से रेट इतने कम हो चुके हैं इंटरनेट के, तो सब जगह रील शुरू हो जाते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सबसे बड़ा एम फैक्टर है महिला फैक्टर। और क्योंकि हम लोग महिला शक्ति को पहचानते हैं, हम नारी शक्ति का वंदन करते हैं, तो हमने अपनी सोच के हिसाब से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। और जिनके लिए एम फॉर मजबूरी ऑफ वोट बैंक फैक्टर होता है, उन्होंने अपने एम फैक्टर के लिए जिसको भेजने का निर्णय किया है, उसको भेजने का निर्णय लिया है, क्योंकि उनके लिए भी एक एम फैक्टर है और वो मजबूरी है, वो उनका वोट बैंक का फैक्टर है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, आरजेडी ने तो हमेशा से और इनके पूरे गठबंधन ने ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे याद है कि जिस प्रकार की टिप्पणी आरजेडी के ही एक मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर की, राम मंदिर को जिस प्रकार से गुलामी की निशानी बताने का काम किया, आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के जो युवराज है, उन्होंने ऐश्वर्या राय जी के विषय में जो टिप्पणियां की है, जो अभद्रतापूर्ण टिप्पणी है, तो ऐसे लोग उनके गठबंधन में हैं। जिस प्रकार की टिप्पणी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से लेकर अबू आजमी ने की है महिलाओं को लेकर, तो इनका जो पूरा गठबंधन है वो एम फैक्टर उनका वोट बैंक का फैक्टर है। इसीलिए महिला सशक्तिकरण के हर उस कदम को भी वो नकारने का काम करते हैं, चाहे वो 3 तलाक का कानून हो, चाहे वो यूसीसी हो। और हम लोग जो है महिला सशक्तिकरण में यकीन रखते हैं। इसलिए सुधा मूर्ति जी, जो केवल देश की नहीं पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए और दुनिया के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उनको वहां पर राज्यसभा में नॉमिनेट करने का काम किया गया है। चलिए, कांग्रेस अपने पुराने वादों को पूरा करे तो मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि वही रहेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रियंका वाड्रा जी ने हिमाचल के चुनाव से पहले, और ये चेक कर लीजिए, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा, उन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे, पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद जैसे ही सुक्खू जी की सरकार बनी तो सुक्खू जी ने उनको खारिज करते हुए कहा कि इतनी सरकारी नौकरी हम देने की स्थिति में नहीं है, हमारी आबादी इतनी नहीं है, हमने तो रोजगार का वादा किया था। जिन लोगों ने पुराने वादे कभी नहीं निभाए, जिस पार्टी की खुद की वारंटी खत्म हो चुकी है, वो गारंटी दे, ऐसी गारंटी को कोई लोग स्वीकारने वाले हैं नहीं। लास्ट, हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि हर रोज एक नया कलेश, हर रोज एक नया जख्म इंडी गठबंधन के अलायंस को मिलता है। और इसको देने वाले, इस कलेश को करने वाले और इस जख्म को देने वाले लोग उन्हीं के हैं। और आप उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व तक देखिए, तो एक तरफ तो एनडीए का गठबंधन है जिसमें मिशन और विशन है कि देश के लिए क्या करना है। 10वें से तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाना है, 11 करोड़ घरों तक नल पहुंचाना है, 11 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुंचाना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है, G20 आयोजित करना है, विदेश नीति को सशक्त करना है, राष्ट्र सुरक्षा को सशक्त करना है। यह मिशन और विशन है। पर जिन लोगों के गठबंधन की बुनियाद कमीशन, करप्शन, डायनेस्टी का प्रोफेशन, अपना अपना एम्बिशन और कंफ्यूजन हो, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन वाले बयान हर रोज ही उधर से निकल कर आते हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं, कभी बंगाल, कभी महाराष्ट्र, कभी पंजाब में नो गठबंधन, दिल्ली में है गठबंधन, केरल में नो फॉर वायनाड। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन आज हमें जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है, जहां पर एनसी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, मुझे लगता है कि अगर ये लोग
मिलकर देश के लिए, अपनी सीटों के लिए एक मत नहीं हो सकते, अगर ये लोग मिलकर किस प्रकार से एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है उस पर एक मत नहीं हो सकते, तो क्या ये लोग कभी भी देश के लिए एक मिशन और विजन के लिए काम कर सकते हैं? ये केवल 7 परिवारों का गठबंधन है, जहां पर वो अपने अपने परिवार को संपन्न करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। लालू जी तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए, सोनिया जी राहुल सोनिया के लिए, प्रियंका के लिए, स्टालिन उदयनिधि के लिए, कोई और सुप्रिया जी के लिए। और जबकि इस गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, हम देश के बेटा बेटी को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं।